गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार और शिक्षण अभिरुचि के जो आपके टॉपिक चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। शिक्षण अधिगम पढ़ा रहा हूं मैं अब, तो शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में दूसरा आपका जो टॉपिक है वह है आपके नेतृत्व गुण का। और नेतृत्व गुण का जो टॉपिक है अपना, उसमें हम दूसरा टॉपिक है आपका, उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। और उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व करता क्या होता है, किस प्रकार के व्यक्ति को नेतृत्व करना होता है और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में किस प्रकार के गुण होना अनिवार्य है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक भीड़ में से सिर्फ एक व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। देखो, मैं आपको सिंपली उदाहरण दूं कि जंगल में शेर तेज दौड़ नहीं सकता, ठीक है। सबसे लंबा या मोटा भी जानवर नहीं है वो, चीता की सबसे ज्यादा तेज दौड़ने की क्षमता होती है। हाथी जैसे विशाल जानवर होते हैं, लेकिन फिर भी जंगल का राजा क्या होता है? शेर। यानी जंगल का जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व गुण जो है, जो क्षमता है, वो किस में होती है? शेर में होती है। फिर ऐसा क्यों भाई? जब वो शरीर से बड़ा नहीं, दौड़ने में बड़ा नहीं, तो शारीरिक शक्ति भी ऐसा नहीं है कि शेर की सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसमें नेतृत्व करने के गुण होते हैं, इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। दूसरी बात, आप जानते हो कि विभिन्न विभिन्न पार्टियां, जैसे चुनाव चल रहे हैं आजकल लोकसभा के, तो चुनाव हो रहा है और इनमें बहुत प्रत्याशी खड़े हुए हैं, प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र से बहुत से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और ये सब जीतकर किसी एक व्यक्ति को मुखिया बनाएंगे। क्यों? ये खुद नहीं बन सकते, किसी एक व्यक्ति को ही क्यों बनाते हैं? ऐसा क्या है उस व्यक्ति में? जैसे भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी करते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब खड़गे जी हैं, तो उस प्रकार से क्यों किया जाता है इनका? तो देखो, नेतृत्व में पहली बात तो यह है कि प्रभावित करने के गुण होने चाहिए। दूसरे, जो अपनी प्रजा क्षेत्र है या अपना कोई सीमित दायरा है जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं, जो अपना क्षेत्र है, व्यापक हो सीमित हो, जैसा भी क्षेत्र है आपका, तो आपको प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप में शक्ति भी होनी चाहिए। नेतृत्व का सीधा सीधा अर्थ कभी कभी किससे ले लेते हैं? शक्ति से भी ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई पहलवान आदमी और उसके सामने से आप जा रहे हो और उसने मान के चलो 2 थप्पड़ दे दिए, तो आप पहले पूछोगे, क्यों दिए तूने मुझे थप्पड़? ऐसे हो सकता है या पूछने की हिम्मत भी नहीं हो। और कोई कमजोर आदमी ने यदि आपकी तरफ आंख भी उठा दी ना, तो आपको उस पर चिढ़ बैठोगे, यानी कि वो आपसे कमजोर है, तो वो आपका नेतृत्व नहीं कर सकता। तो शक्ति से भी इसका अर्थ लगा लेते हैं। और देखो, मैं बात कर रहा हूं आपसे कि नेतृत्व का जो गुण होता है, जो नेतृत्व करता होता है, उसमें कौन कौन से ऐसे गुणधर्म होते हैं? अपने कार्यों और विचारों से, अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को प्रभावित करना, ये चीजें नेतृत्वकर्ता में अवश्य होने चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उनसे प्रभावित होना चाहिए। देखो, सारी जो प्रजा है उसका एक राजा जैसे होता है, तो राजा के कहे अनुसार कंप्लीट प्रजा काम करती है। अब उसमें भी एक तो होता है प्रजातांत्रिक और एक होता है निरंकुशवादी। अब निरंकुशवादी में तो क्या होता है कि स्वयं राजा का निर्णय सर्वोपरि होता है, और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था है, उसमें क्या है, कंप्लीट प्रजा का सलाह मशवरा किए जाते हैं, विभिन्न विभाग के मंत्रियों को जनता तक पहुंचाया जाता है, और जनता की सलाह मंत्रियों तक, और मंत्री की सलाह मुख्य जो नेतृत्व करता होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो भी राजा जो भी होता है, फिर उसके बाद से कार्य प्रारंभ किए जाते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा कार्य सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई बार नेतृत्व को शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। जो नेतृत्व है इसको कई बार किसके साथ जोड़ दिया जाता है? शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बताया मैंने। वास्तविक रूप से वह व्यक्ति विचारों, देखिए कार्यों, ये एबीसीडी में आएंगे, ये मैंने इसलिए लिखा है, तो आपको ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों, कार्यों, व्यवहार से समूह के सदस्यों या अनुयायियों, समूह के सदस्य या अनुयायियों को कार्य प्रदान या निर्देशित या फिर मार्गदर्शित करता है, उनका नियंत्रण करता है, वो क्या कहलाता है?
नेता या लीडर कहलाता है। क्या कहलाता है? नेता या लीडर कहलाता है, जो वास्तविक रूप से विचारों, कार्यों, व्यवहार से अपनी प्रजा को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, मार्गदर्शित करता है, उनको कार्य प्रदान करता है, उन चीजों के ऊपर नियंत्रण करता है। वो उनका मेन क्या होता है? लीडर होता है। जैसे आपको पता है कि आप सभी के घर में एक ऐसा आदमी होता है जो उसकी जो बात है वो सर्वमान्य होती है। जितने भी घर के खर्चे होते हैं, जितने भी कोई बड़ा काम होता है, कोई छोटा से छोटा काम होता है, तो उसको बिना पूछे काम नहीं होता। वो घर का मुखिया होता है, वो लीडर होता है। जबकि कमाते सभी घर वाले हैं, लेकिन एक मुख्य जो पर्सन होता है उसके बिना कोई काम नहीं होता। वो लीडर है घर का। वो क्या है? घर का लीडर है। वो नियंत्रित करता है, उसकी बात सर्वमान्य होती है। नेता के अनुयायी होना आवश्यक है। अब अनुयायी का आप सीधा सीधा मैं अर्थ आपको समझाऊं तो इसका मतलब है फॉलोवर। आज की भाषा में यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब है फॉलोवर्स। अगर आपके फॉलोवर ही नहीं होंगे, आपके चाहने वाले नहीं होंगे, आपके विरोध करने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो आप नेता कैसे बन सकते हो? आपके फॉलोवर होना आवश्यक है, आपके चाहने वाले होना आवश्यक है, अन्यथा आप तो नेता के खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे। फिर आगे देखिए, और क्या नेता के निम्न पक्षों में क्या होनी चाहिए? निपुणता होनी चाहिए। वे कौन कौन से पक्ष हैं? देखो, पहली बात तो यह है भाई कि शारीरिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन अकेला शारीरिक पक्ष मजबूत हो और आप नेता बन जाए, ये बात की कतई कोई गारंटी नहीं है। नहीं तो सारे पहलवान नेता बनते, समझ मारी बात। लेकिन शारीरिक पक्ष का मजबूत होना जरूरी है। ये नहीं कि आप में कहीं आपके मीटिंग रखते हैं, आजकल रैलियां होती हैं इतनी, ये नेता है, बताओ इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है शरीर का। शारीरिक पक्ष तो मजबूत है वो। मानसिक पक्ष मजबूत। मानसिक पक्ष मजबूत का मतलब है कि आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ज्यादा तीखा ऐसा नहीं कि अभी आपसे किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत आप उग्रवादी हो जाओ, उग्र व्यक्तित्व धारण कर लो और उस पर हमला कर दो। ऐसी कोई चीज हो जाए आपकी खुद की हानि हो जाए उसमें नहीं। आप मानसिक रूप से मजबूत का सीधा सीधा अर्थ है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। यानी कि यदि कोई दिक्कत आ जाए तो तसल्ली से उस समस्या के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है, ऐसे तुरंत निर्णय नहीं लेंगे जल्दबाजी में। आपका सामाजिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। आपका सामाजिक पक्ष भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। सामाजिक पक्ष कैसे मजबूत होना चाहिए? आपकी समाज में इज्जत होना जरूरी है। समाज के लोगों से कनेक्टिविटी होना जरूरी है। समाज के बीच में आपको एक आदर्शवादी व्यक्तित्व होना चाहिए। कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए? आदर्शवादी। आदर्शवादी व्यक्तित्व की धनी। नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए आप में। नैतिकता का विशेष गुणधर्म होना चाहिए। यदि इस प्रकार के गुणधर्म नहीं होंगे तो सामाजिक पक्ष आपका मजबूत नहीं होगा, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, और समाज में इज्जत नहीं होगी तो आप समाज से बहुत कटे हो जाओगे, यानी दूर हो जाओगे। और समाज से दूर होने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी नेता या लीडर के गुणधर्मों पर खरा नहीं उतर सकता, और नहीं वो इस योग्य होता है, अयोग्य माना जाता है ऐसे व्यक्ति को। और जिसमें ये तीनों चीज हैं, शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है और सामाजिक पक्ष मजबूत है, वो इन तीनों का सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं? गत्यात्मक पक्ष। क्या बोलते हैं? गत्यात्मक पक्ष। ये तीनों ही सम्मिलित होने चाहिए ऐसे व्यक्ति में, जो इन तीनों शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, इन तीनों पक्षों में जिसकी निपुणता हो, वो व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आई बात समझ में? ये था आपके नेतृत्व की व्यवस्था। आगे देखिए, देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेतृत्वकर्ता में कौन कौन से नेतृत्व के गुण होना अति आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि जो सामाजिक, स्पेशल सामाजिक हो या स्पेशल शारीरिक रूप से मजबूत हो या स्पेशल मानसिक रूप से मजबूत हो, हर प्रतिभाशाली व्यक्ति नेता नहीं हो सकता। आपको पता है नेता कौन हो सकता है? देखो, ज्यादातर आपको पता है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी, ठीक है। उभयमुखी भी होते हैं जिनमें दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से, स्पष्ट रूप से
दो व्यक्ति होते हैं, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होता है? जो खुद ही खुद सोचता रहता है, अपने आप से बातें करता है, कभी भी चीजों को उजागर नहीं करता, सहज से बातों को बताता नहीं है। आप कितना भी पूछ पूछ के मर जाओ उससे, कितना भी खोद खोद के पूछ लो, बातों को बताने की कोशिश ही नहीं करेगा। आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा, यार इससे बातें कैसे उगलाई जाए, कैसे निकाली जाए। होंगे आपके दोस्त भी होंगे, फील्ड में व्यक्ति पाए जाते हैं, आपके घर में बच्चे ही होंगे। और एक होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति अधिकतर आपको पता है रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और रोडवे बसों में पाए जाते हैं। चलते फिरते आप पता है, बाबा क्या हाल है, बूढ़े बड़े को बाबा मिल गया, उससे बतराने लग गए। रास्ते में चलते चलते कोई जानते नहीं, पूछते नहीं, कुछ नहीं, मोटरसाइकिल रोकी और उससे बात करने लग गए, क्या हाल है, कैसे हो, बढ़िया है। मतलब ये जो नॉर्मली कोई जान ना पहचान और जबरदस्ती मतलब बातचीत करने का ढंग, उनका इंटरेस्ट, उनका जो मिजाज है वो बताता है कि वो बहिर्मुखी व्यक्ति है। वो आसानी से बातों को बोल देते हैं। नॉर्मली आप उनसे थोड़ा सा ही सहज होने की कोशिश करो, वो आपको अपना मानने लगेंगे और आपको सारी बातें बता देंगे। ये नेतृत्व कर्ता का ये जो गुणधर्म होता है बहिर्मुखी, ये आगे चल के नेता बनते हैं। ऐसे ही व्यक्ति नेता बनते हैं। तो देखो, गुणधर्म में सबसे पहले जो गुणधर्म है वो है आपका कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प किस प्रकार का? आजकल के नेता के जो सीटों का बंटवारा हो रहा है ना, किसी को कहीं से मान के चलो टिकट मिल गया और वहां बहुत बढ़िया उसकी प्रशंसा हो रही है, और अचानक कोई ऐसा मोड़ आ गया कि वहां उसका विरोध करने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत वहां से और उतल फुतल हो जाए दिमाग में और तुरंत वहां से हट जाए कि भाई मेरे को चुनाव लेना। नहीं, दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि जो माहौल पहले था वही माहौल बना के रखना है मुझे। आपके घर में मान के चलो कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, आप एक लीडर हो, घर के लीडर हो, आपको लीडर बना रखा है घर वालों ने, या आपके घर का कोई लीडर है, उसको देखना कैसी भी विपत्ति आ जाए वो ये कहता है मैं देख लूंगा सब, आप टेंशन मत करो, आप अपने कामों पर ध्यान दो, इस चीज को मैं देख लूंगा। उसको तुम देखना उस वक्त वो कितनी आसानी से कह देता चीजों, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है, वो दृढ़ संकल्पी है, अपने आप में मजबूत है, साहसी और परिश्रमी। और दृढ़ संकल्पी जो होगा वो साहसी और परिश्रम भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही कह दे कि इसको मैं देख लूंगा, उसको खुद पर विश्वास है, वो परिश्रम करता है, उसके अंदर साहस है, उद्यमिता है, वो कार्यों को करने की कोशिश करता है, वो चीजों को दूसरे पर नहीं डालता, वो खुद लेता है, स्वयं के निर्णय खुद लेकर चलता है, और अपनी चीजों पर तो इतना स्पष्ट होता है कि वो दूसरों पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं रहता, अकेले चलने का मादा रखता है। वो होता है साहसी और परिश्रमी। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास रूप से बहुत मजबूत होता है। आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि मैं बता रहा हूं ना आपको कि अभी उसने कह दिया कि आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें इनको मैं देख लूंगा, आराम से हो जाएगी। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मेरी तो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई, तुमको तो पता ही क्या है, तुमने तो देखा ही क्या है। इतना उच्च लेवल का आत्मविश्वास, आप खुद को भी, तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाकर चलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त रहो, चैन से रहो, कोई नो टेंशन नो हेडेक। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो साहसी होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, और आत्मविश्वास जैसे वो लवरेज होता है, मार्गदर्शन करने वाला। हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मार्गदर्शन लेते हैं। जैसे स्कूल का एक शिक्षक है, आपने जैसे कक्षा 10th या 12th पास की हो, आगे चल के किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी फील्ड के बारे में आपसे जानकारी लेने आते हैं कि भाई हमारे बच्चे को क्या करवाएं, है तो वो उनका क्या हो गया, नेतृत्व करने वाला ही तो हो गया। जैसे मान के चलो किसी ने मुझसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि भाई हमारे बच्चे ने 10वीं पास कर ली या 12वीं कर ली, अब इसको किस फील्ड में भेजें, इसको क्या करवाएं, आगे चलकर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यदि ये ऐसे नौकरी नहीं लगा तो दूसरे क्षेत्र में भी कमा के खा सकता है। सारी चीजों का डिस्कशन करके, निचोड़ करके वो चीजों को समझाता है। तो वो क्या है, एक अच्छे नेतृत्व के गुण है। और ऐसे नेतृत्व के गुण जो होते हैं वो व्यक्ति क्या है, हमेशा जीवन में सफलता पाते हैं। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता का मतलब क्या है? अभी आपने कोई निर्णय लिया, ठीक है, अभी हाल ही तुरंत में किसी चीज पर चर्चा हुई और निर्णय लिया, उस निर्णय लेने के बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। आज जो आप निर्णय ले रहे हो, एक साल पहले किसी चीज का आप निर्णय ले रहे हो, जैसे मान के चलो 10th पास करके 11th में आपने साइंस ले ली, आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, एग्रीकल्चर, कोई भी सब्जेक्ट आपने चुन ली, तो आपको आज साइंस लेने का मतलब ये नहीं आज से मतलब है, आज आर्ट लेने का मतलब ये नहीं आज से मतलब है, आज आपने जो सब्जेक्ट चुनी है उसका मतलब है कि आपका भविष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो,
हो आपका फाइनल एम क्या है, लक्ष्य क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। और ये जो चीजें हैं ये क्या है, एक अच्छे नेतृत्व के गुण के परिचायक होते हैं। एक अच्छा नेतृत्व करता वही होता है जो चीजों को अभी निर्णय लेकर के, दूरदर्शिता को समझ करके अभी निर्णय ले। दूरदर्शिता जिसकी कमजोर है वो तुरंत में निर्णय गलत लेता है। ठीक है, तो देखिए ये दूरदर्शिता होती है। नैतिकता, नैतिक आचरण उसके श्रेष्ठ होने चाहिए। दूसरों के प्रति सोचने की जो क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक। तो नेगेटिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए उसके। और नैतिक गुणधर्म उसका चित्र चरित्र दोनों साफ होने चाहिए, है ना। चारित्रिक रूप से व्यक्ति मजबूत होना जरूरी है। विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब यह है, मैं अभी आपको जितने भी पढ़ा रहा हूं इनके गुणधर्म नेतृत्व के, और नेतृत्व के एक एक गुणधर्म के बारे में, इनके बारे में आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इनकी व्याख्या कर रहा हूं, इनका एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि भाई दृढ़ संकल्प क्या होता है, साहसी परिश्रमी क्या होता है, आत्मविश्वासी व्यक्ति क्या होता है, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, दूरदर्शिता कैसे व्यक्ति की होती है, और नैतिकता क्या होती है। और अब मैं इन चीजों को जो भी बता रहा हूं ये मेरे विचारों को तो ही बता रहा हूं, मैं किसी किताब में नहीं पढ़े मैंने, ये सिर्फ मैंने यह टॉपिक लिख दिया और इनको मेरे हिसाब से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं मेरे विचारों को क्या कर रहा हूं, अभिव्यक्ति किसके ऊपर, आपके ऊपर। तो ये हो गई नेतृत्व करने का एक और गुण। एक टीचर भी नेतृत्व करता होता है जो बच्चे को चीजें क्लियर कराता है। सहयोग की भावना, सहयोग की भावना बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान के चलो मान के चलो आज काम कर लिया हमने और दूसरा व्यक्ति किसी काम में फंस रहा है, उस पर कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, घर का कोई लीडर है और उसकी अनुपस्थिति में किसी और ने वो कार्य संभाल लिया, और वो लीडर मान के चलो ऐसा है कि इसने काम संभाल लिया, मैं तो इसके काम में हाथ बटाऊंगा ही नहीं, इस पर ही छोड़ो, मैं देखता हूं ये काम को कैसे करता है। नहीं, वो नेतृत्व करता नहीं हो सकता। यदि किसी आपकी अनुपस्थिति में किसी और ने काम संभाल लिया आपका और वो दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप तो एक लंबे अनुभव वाले हो, उसने तो आज ही संभाला है किसी काम को, तो उसको दिक्कत आ रही है, तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। चीजों में क्लियरिफिकेशन आपका अच्छा है तो उसको बताओ, मार्गदर्शन करो। तो ये सहयोग की भावना अवश्य जरूरी है। प्रभावशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दुष्ट प्रवृत्ति अपनानी हो, कोई राक्षसी प्रवृत्ति अपनानी हो, नहीं, नॉर्मल सहज रूप से किसी चीजों को क्लियर करने की क्षमता होनी चाहिए। जनहित कार्य, आप मान के चलो नेता हो गए, आप गांव के सरपंच बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सीएम बन गए, है ना, किसी राज्य के सीएम बन गए, आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, है ना, आप खुद क्लास के मॉनिटर ही बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के बारे में सोचें, आप खुद के मित्रों के नाम नहीं लिखें, क्लास में हल्ला मचा रहे हो और बच्चे कुच्चे के नाम लिख लें। सरपंच बन गए, खुद के घर का विकास करें, गांव को भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना है। हमको काम करना है प्रजातांत्रिक रूप से, जो जनहित कार्य होते हैं उस हिसाब से काम करना है। तो ये हो गया जनहित कार्य। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल क्या है, चीजों को मैं बता रहा हूं आपको, मेरी भाषा शैली स्पष्ट रूप से मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही प्रत्येक नेतृत्व करना की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मंच पर खड़ा कर दिया और आपके जीभ कांपने लगे, आपका मुख कांपने लगे, हाथ पैर कांपने लगे और आपको पता नहीं क्या हो जाए, है ना। तो उस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर्श चरित्र मैंने बता दिया, चरित्र बिल्कुल व्यक्ति का सही होना चाहिए। चरित्र पर किसी प्रकार की यदि छींटाकाशी है तो आप नेतृत्व के गुण में, ये भले सब हो, अगर ये नहीं है तो आप फेल हो। सहानुभूति होनी चाहिए कार्य के प्रति। सहानुभूति मतलब एक दूसरे के दया की भावना। किसी व्यक्ति को यदि कोई कार्य कर रहा है और कोई दिक्कत आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो आप उसमें सहानुभूति दर्शा सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं उसको। ये गुणधर्म एक नेतृत्वकर्ता के होने चाहिए। इन चीजों में जो परिपक्व है वो आराम से एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हो सकता है। अब ये दो प्रकार होते हैं नेतृत्वकर्ता के। एक तो होता है ये प्रजातांत्रिक और एक होता है निरंकुशवादी। देखो इनमें क्या फर्क होता है, इनमें क्या होता है, वैसे केंद्र में तो इसके में ये खुद होता है, इसके केंद्र में ये खुद होता है, और परिचर्चा इसके केंद्र में ये खुद होता है, और परिचर्चा के लिए या अभिप्रेरित करने के लिए समूह के सदस्य होते हैं। और ये जनता की जो आवाज है उसको सुनने वाला होता है। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या है कि आपके नीचे जो लोग हैं जिनका आप नेतृत्व कर रहे हो, उनकी आवाज को सुनना, उनका मन को समझना, वो क्या चाह रहे हैं, उन चीजों को क्लियर करना। और निरंकुशवादी क्या होता है, अपने नियम को दूसरों के ऊपर थोपना, जबरदस्ती थोपना।
इसमें क्या है, व्यक्ति किसी भी प्रकार के दूसरे व्यक्तियों का ध्यान नहीं रखता, हमेशा दमनकारी नीति अपनाता है। दमनकारी नीतियों का जबरदस्ती आरोपण, आगे बात समझ में, दमनकारी नीतियों को जबरदस्ती आरोपण करता है, यह क्या होता है आपका निरंकुशवादी। तो यह आपका नेतृत्व गुण का टॉपिक हुआ। अच्छे से मैंने चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपके बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस क्लास को दोबारा देखिए और जो मैं लिखा रहा हूं इनको नोट्स बनाते रहे करो साथ साथ में, ठीक है। मैं एक बार बोर्ड से पास में हट जाता हूं और वहां पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में लिख सकते हो चीजों को, ठीक है। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।